दोस्तों स्वागत है आप सभी कैरेटेक पे। सैमसंग ने लॉन्च कर दिया S21 FE 5G, एक ऐसा फोन जिसका काफी वक्त से काफी लोग इंतजार कर रहे थे। जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे फ्लैगशिप के कंपैरिजन में प्राइस बहुत कम होती है और फीचर्स लगभग फ्लैगशिप के कैटेगरी का यही मिलता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सैमसंग ने वही किया जो वो करता आया है, यानी कि एक फोन को दो प्रोसेसर के साथ अलग अलग रीजन के लिए लॉन्च करना। जहाँ पे यूएस और जापान जैसी कंट्रीज में हमें क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ ये फोन देखने को मिलता है, वहीं पे S21 FE इंडिया जैसे मार्केट में एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाता है। इन्हीं दोनों प्रोसेसर के साथ आमतौर पे सैमसंग अपना फोन लॉन्च करता है, एक्सिनोस हो या फिर क्वालकॉम। आपको ये दो प्रोसेसर देखने को मिलेगा ज्यादातर फ्लैगशिप कैटेगरी में, जहां पे दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो अलग अलग रीजन के लिए होते हैं। एक रीजन में दो स्मार्टफोन आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेगा और ये सैमसंग की बहुत लंबी चली आई अनरिटन पॉलिसी है। इसमें एक अपवाद था S20 FE 5G, जहां पे सारे ही रीजन में पूरे ही दुनिया में एक ही प्रोसेसर को रखा गया क्वालकॉम की तरफ से, स्नैपड्रैगन 865। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक्सिनोस 2100 मैच कर सकता है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ, जो कि फ्लैगशिप कैटेगरी में अलग रीजन में सेम फोन में आपको ऑफर किया जाता है। और इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या स्नैपड्रैगन 888 की जो प्राइसिंग है उसी प्राइस में आप क्या एक्सिनोस 2100 को ले सकते हो, और अगर आप ले सकते हो और एक्सिनोस इतना ही ज्यादा कैपेबल है तो फिर सैमसंग कुछ रीजन में क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ अपना फोन लॉन्च क्यों करता है। इस सवाल पे विस्तार से बात करेंगे और कंपेयर करेंगे बेसिकली इन दोनों प्रोसेसर को S21 के मद्देनजर कि क्या आज के तारीख में एक्सिनोस कंपीट कर सकता है 888 प्रोसेसर से। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर आप चैनल पर नए हो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। लाइक का टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस लाइक के टारगेट को। दोस्तों अगर हम बात करें एक्सिनोस 2100 और स्नैपड्रैगन 888 की, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को तो कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्सिनोस बहुत कमजोर प्रोसेसर है और कंपीट नहीं कर पाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। स्पेसिफिकेशन वाइज हो या फिर हो परफॉर्मेंस स्कोरिंग के मामले में एक्सिनोस काफी अच्छा टक्कर देता है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को। आमतौर पे हम मानते हैं कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ज्यादा बेहतर होता है और 888 के साथ ये एक कदम ऊपर जाता है, लेकिन 888 में भी कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि 888 एक परफेक्ट प्रोसेसर है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं सीपीयू और जीपीयू परफॉर्मेंस से। सीपीयू और जीपीयू परफॉर्मेंस को अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट विनर स्नैपड्रैगन 888 दिखेगा। और ये सिर्फ परफॉर्मेंस के मामले में नहीं है, अगर मैं हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख पाओगे कि कुछ फीचर्स जो आपको स्नैपड्रैगन 888 के साथ मिलते हैं वो मिसिंग है एक्सिनोस में। अगर आप डिटेल में प्रोसेसर के फीचर्स को जानना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो कि आर्किटेक्चर क्या है इन दोनों ही प्रोसेसर का। तो इन दोनों प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर दोस्तों आपको लगभग आइडेंटिकल मिलेगा। आप यहाँ पे कोर्स को रीड कर सकते हो, जहाँ पे दोनों में ही जो प्राइमरी कोर आपको दिखेगा वो दिखेगा Cortex X1 का, और 3 कोर दिखेंगे Cortex A78 के, और 4 कोर दिखेंगे Cortex A55 का। लेकिन दोस्तों यहाँ आती है बात फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट एक्सिनोस में ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी कि क्लॉक स्पीड ज्यादा है हर एक कोर का, और स्नैपड्रैगन में कम है। लेकिन इसके बावजूद भी परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन आगे निकल जाता है। अगर आप रैम फ्रीक्वेंसी की बात करोगे कितना मेगाहर्ट्ज तक का रैम ये प्रोसेसर सपोर्ट कर सकते हैं, तो दोनों ही आपको लगभग सेम मिलेंगे, जहां पे एक्सिनोस थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रैम को सपोर्ट करता है। लेकिन यहां पे बात आ जाती है कैश की। कैश की इंफॉर्मेशन आमतौर पे एक्सिनोस नहीं बताता है। कैश तो ऑब्वियस सी बातें होती है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट तरीके से क्वालकॉम अपने प्रोसेसर के कैश मेमोरी के बारे में बताता है। तो यहाँ पे अगर मैं L1, L2 और L3 कैश की बात करूँ तो इसके डिटेल्स आपके सामने है, और ये बताता है कि ये प्रोसेसर इतना अच्छा क्यों है। कैश जितना ज्यादा और जितना बेहतर होता है प्रोसेसर उतना ही अच्छा काम करता है। इन केस अगर आपको कैश के बारे में आइडिया ना हो तो ये एक मोटा माटी ओपिनियन होता है कि कैश अगर बेहतर और कैश अगर बड़ा है तो यहाँ पे वो प्रोसेसर ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल कर सकता है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं जीपीयू परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे शुरू में जब मैंने स्कोर दिखाया था जीपीयू की, तो आपने क्लियर कर देखा होगा कि जीपीयू परफॉर्मेंस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है एक्सिनोस 2100 के मुकाबले। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी जो बताती है कि क्यों क्वालकॉम ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो आप गौर करोगे जीपीयू फ्रीक्वेंसी पे, तो जीपीयू फ्रीक्वेंसी ज्यादा मेगाहर्ट्ज का है क्वालकॉम के पास कंपेयर टू एक्सिनोस 2100। हालांकि एग्जीक्यूशन यूनिट एक्सिनोस के पास ज्यादा है। आप यहाँ गौर से देखो 14 एग्जीक्यूशन यूनिट है और क्वालकॉम के पास 2 है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरऑल परफॉर्मेंस में क्वालकॉम बीट कर देता है। और बाकी के जो स्पेसिफिकेशंस डिटेल है वो लगभग आपको आइडेंटिकल मिलेंगे। इसलिए एक्सिनोस काफी अच्छे तरीके से टक्कर दे पाता है स्नैपड्रैगन 888 को। किसी भी टेस्ट में और किसी भी बेंचमार्किंग में आप आराम से इन दोनों को कंपेयर कर सकते
समझते हो आपको दिक्कत नहीं आएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि एक बहुत ही इंफीरियर प्रोसेसर है और दूसरा बहुत ही ज्यादा अच्छा और तगड़ा प्रोसेसर है। दोस्तों वहीं स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मेमोरी कौन सा प्रोसेसर ज्यादा अच्छा सपोर्ट करता है इसको देख लेते हैं। दोस्तों स्पेसिफिकेशन वाइज अगर मैं चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखेगा कि ज्यादा अमाउंट की मेमोरी स्नैपड्रैगन आराम से हैंडल कर सकता है, एक्सिनोस नहीं कर पाता। बट यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आपको 24 GB मेमोरी की जरूरत क्या है। इवन आज के तारीख में फोन्स में 8 GB ही काफी होती है। 8 GB से ऊपर जो 12 GB वाली रैम वेरिएंट आती है उसको भी बहुत कम ही लोग परचेस करते हैं, तो यहाँ पे 8 GB ही एनफ है। तो अगर 8 GB को ध्यान में रखें तो दोनों ही प्रोसेसर एक लाइन में खड़े होते हैं जहां पे मेमोरी कैपेसिटी दोनों की ही लगभग आइडेंटिकल है। और दोस्तों वहीं इन सबसे अलग अगर कनेक्टिविटी मॉड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पे ये दोनों ही प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है और इसका कंपैरिजन भी इसीलिए बनता भी है क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कम्युनिकेशन के बारे में ज्यादा विस्तार से बताऊं तो दोनों ही प्रोसेसर 4G को सपोर्ट करते हैं, 5G को सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड है वो एक्सिनोस में कंपैरेटिवली आपको ज्यादा देखने को मिलता है। Wi-Fi 6 को ये दोनों ही प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये दोनों ही प्रोसेसर फ्यूचर प्रूफ है क्योंकि कल के डेट में आपको ज्यादातर Wi-Fi 6 ही देखने को मिलेगा मार्केट में। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 तक ये दोनों ही प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ तक चीजें लगभग हमें आइडेंटिकल देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं नेविगेशन की तो यहाँ पे दो चीजों से हमें मतलब है, एक है जीपीएस और दूसरा है नेविक। दोनों ही प्रोसेसर जीपीएस और नेविक को सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बेंचमार्क्स की कि बेंचमार्क्स किसका कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे ये रहे डेटा, आप एंटूटू और गीकबेंच दोनों का ही स्कोर देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट हमें दिख रहा है कि एंटूटू के केस में स्नैपड्रैगन 888 9% ज्यादा फास्ट है, ज्यादा अच्छा है एक्सिनोस 2100 के मुकाबले। और गीकबेंच के केस में 4% सिंगल कोर पे और 2% मल्टी कोर पे। लेकिन अगर मैं गीकबेंच को ज्यादा एक्यूरेट मानूं क्योंकि ये सिंगल और मल्टी कोर दोनों का ही रिजल्ट दिखाता है आमतौर पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्सिनोस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और कंपैरिजन के लिए इस हद तक जाके हमें पता लगता है कि 1-2% का डिफरेंस है, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में डिफरेंस हमें दिखेगा ही नहीं। बहुत ही माइन्यूट डिटेल है जो पता भी नहीं लगता एक आम इंसान को। तो हिसाबन एक्सिनोस कंपैटिबल तो है किसी भी फ्लैगशिप क्वालकॉम प्रोसेसर के मुकाबले। लेकिन यहां सवाल यही आता है कि आखिर क्यों, अगर इतना अच्छा प्रोसेसर है एक्सिनोस जो हमें दिख रहा है और आने वाले वक्त में हो सकता है ये और बेहतर हो, मैं एक्सिनोस प्रोसेसर को खराब नहीं बोल सकता, इन डेटास के साथ तो एटलीस्ट कभी नहीं बोल सकता। तो यहां पे आखिर क्यों सैमसंग जैसी कंपनीज इस बात को समझते हुए क्वालकॉम की प्रोसेसर को यूज कर रही है, या फिर अगर उसे क्वालकॉम का ही प्रोसेसर यूज करना है तो वो एक्सिनोस क्यों इस्तेमाल कर रही है। तो यहां पे जवाब दो है। पहला कि वो क्वालकॉम का प्रोसेसर क्यों इस्तेमाल कर रही है। रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि क्वालकॉम का अपना एक ब्रांड है, क्वालकॉम का अपना एक ऑडियंस है और क्वालकॉम का अपना एक फेथ है मार्केट में। प्रोसेसर के नाम पे ही फोन बिक जाता है। लेकिन फिर इस जवाब के साथ एक सवाल बहुत ही कॉमन सा आता है कि अगर क्वालकॉम का प्रोसेसर इतना ही है और इतना ज्यादा काम करता है फोन को बेचने में, तो फिर क्वालकॉम का ही प्रोसेसर यूज क्यों नहीं करता सैमसंग, एक्सिनोस का प्रोसेसर क्यों जबरदस्ती डाल के फोन्स में बेच रहा है। तो यहाँ पे जवाब बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, क्योंकि एक्सिनोस का जो प्रोसेसर है वो सैमसंग का खुद का प्रोडक्शन है। यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो आपकी खुद की प्रोडक्शन रहती है उसकी कॉस्ट कम होती है, जहां पे प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ सकता है। तो यहां पे प्रॉफिट मार्जिन कोई भी कंपनी छोड़ने को तैयार नहीं है। और यहां पे स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर लॉन्च करना पड़ता है वो मजबूरी में सैमसंग को लॉन्च करना पड़ता है ताकि लोग ये समझे कि उसकी जो फोन है वो कंपटीशन में है। लेकिन यहां पे सबसे अच्छा रास्ता गूगल का हो सकता है। गूगल ने एक हिसाब से क्लियर कर दिया है कि वो अब किसी भी दूसरी कंपनी का प्रोसेसर यूज नहीं करेगा, उन्होंने अपना प्रोसेसर बनाया। तो सैमसंग को ये डेयरिंग दिखानी पड़ेगी और शायद सैमसंग इस चीज के लिए रेडी नहीं है। इसलिए दो अलग अलग प्रोसेसर के साथ दो अलग अलग रीजन में फोन लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का इमेज ही खराब होता है, क्योंकि आज के तारीख में जितने लोग वेट कर रहे थे S21 FE 5G का, वो इस वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक्सिनोस एक रिलायबल प्रोसेसर नहीं है। और ये एक रियलिटी है क्योंकि हमने जो कंपैरिजन किया वो कंपैरिजन किया स्पेक्स के बेसिस पे और वन टाइम जो रिजल्ट आया बेंचमार्किंग का उसके बेसिस पे। लेकिन अगर आप गौर करोगे लंबे टाइम पे 2-3 साल बाद, क्या वो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 को कंपीट कर पाएगा या फिर रियल वर्ल्ड कंडीशन में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा? तो मेरा यहां जवाब होगा नहीं। एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ एक चीज दिक्कत होती है कि जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, जैसे ही एप्स अपडेट होना स्टार्ट होती है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, नई तरह की चीजें आ जाती है स्मार्टफोन में, तो एक्सिनोस प्रोसेसर जवाब देने लगता है और उसके साथ हीटिंग इश्यूज भी है।
हालांकि हीटिंग इश्यूज 888 के साथ भी है, यह आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर आप प्रोसेसर के बारे में ज्यादा वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि हीटिंग इश्यूज 888 के साथ बहुत ज्यादा है और कुछ फोन में तो अति ज्यादा है। और ये जो हीटिंग इशू है ये फोन के परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं, हम इस बात को माने या ना माने। प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे जब आप 30 डिग्री के सेल्सियस में 35 डिग्री के सेल्सियस में आप फोन को यूज कर रहे हो तो जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर 30-35 है, वहां पे जब आपका फोन 45-50 को क्रॉस करता है तब आपका फोन लैग हो सकता है, स्क्रीन जाम हो सकती है, टच में प्रॉब्लम आ सकता है। और ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स है लेकिन आ सकता है। और कई स्मार्टफोन को जब आप गर्मी में यूज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। रिसेंट एग्जांपल OnePlus की तरफ से था। OnePlus के हीटिंग इश्यूज काफी ज्यादा सामने आ रही थी और यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिला था। तो हम एक तरफ से ब्लाइंड नहीं हो सकते स्नैपड्रैगन 888 को लेकर, लेकिन एक्सिनोस के साथ जो दिक्कत है वो लंबे टाइम में है, शॉर्ट टाइम में नहीं है। शॉर्ट टाइम में आप आराम से कंपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप एक नया फोन लेने की विचार कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि अपग्रेड कर दोगे 2 साल में, 2.5 साल में, या इवन 2 साल से पहले आप अपने फोन को अपग्रेड कर दोगे, तो आप आराम से एक्सिनोस वाला S21 FE ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक लंबे अवधि के लिए फोन लेना चाहते हो, जो कि आमतौर पे लोग इंडिया में लेते हैं, 3 साल तो एकदम मिनिमम है, 3 से 4 साल वो चलाते हैं, भले टूट जाए रिपेयर करवाएंगे, लेकिन वो फोन जनरली अपग्रेड नहीं करते। तो ऐसे केस में एक्सिनोस के प्रोसेसर से आप बच के रहो तो ज्यादा बेहतर है। वरना एक सर्टेन टाइम के बाद ना वो लैगिनेश और वो फोन की हीटिंग इश्यूज और हीटिंग इश्यूज से आने वाली जो बैटरी प्रॉब्लम है वो परेशान करना स्टार्ट कर देती है। सो ऐसी थी पूरी डिटेल एक्सिनोस 2100 और स्नैपड्रैगन 888 के बारे में। मकसद ये नहीं था कि बहुत ज्यादा कंपैरिजन एकदम डिटेल में जाके करूं, मकसद ये था कि S21 और सैमसंग की तरफ से जो चीजें की जा रही हैं उसके ऊपर एक क्लैरिटी आपको हो। उम्मीद करता हूं क्लैरिटी हो गई होगी यहां तक वीडियो देखने के बाद। अगर अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हो। वीडियो कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर करो, ग्रो करने में हेल्प करो इस चैनल को, और सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और यहां तक वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक जरूर से करके जाना, मात्र 20 लाइक का टारगेट है, जल्दी से कंप्लीट करवा दो। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।